वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैराथन क्लासेस की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, उसका आज पार्ट 3 है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जितने भी 10 नंबर के पोर्शन हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। पहले पार्ट में हमने स्टैटिक्स लिया था, दूसरे में इकोनॉमिक्स और तीसरा पार्ट आज हम कंप्यूटर कवर करने वाले हैं। कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा चीज़ें रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू सब स्क्रिप्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट। किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को अगर सब स्क्रिप्ट करना है, सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे ये बी है, इसका ये जो 2 नीचे लिखा इट इज़ सब स्क्रिप्ट। ओके, तो इस तरह अगर आपने करना है, कोई भी वर्ड सब स्क्रिप्ट में लिखना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या रहने वाली है वो यहाँ पर आपको पूछी जा रही है। तो आपको बता दें, सब स्क्रिप्ट के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो है आपकी कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, ये आपके लिए शॉर्टकट की रहेगी ऑप्शन ए में सब स्क्रिप्ट के लिए। थोड़ा सा हम साथ में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको कॉपीराइट सिंबल जो आपको नज़र आ रहा है ये ऐड करना हो तो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी प्रेस करोगे। अगर आपको रुपी का सिंबल होता है मतलब ये इस तरह का, रुपी का सिंबल ऐड करना हो तो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस आर करोगे। सिंपल है। कंट्रोल प्लस आल्ट तो है कॉपीराइट के लिए भी और रुपी सिंबल के लिए भी, लेकिन साथ में कॉपीराइट के लिए प्लस सी करना है, यहाँ पर प्लस आर करना है। ठीक है, एक और भी यहाँ पर शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस आर प्लस 4। तो जो हमने अभी क्वेश्चन आपको पूछा था सब स्क्रिप्ट का, तो ये सब स्क्रिप्ट यहाँ पर कंट्रोल प्लस इजिकल टू है। अगर सुपर स्क्रिप्ट करना है, वर्ड ऊपर की तरफ लिखना हो, तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस ये शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है ये अभी याद करने का टाइम है, अभी इसको बाद में नहीं छोड़ना है कि बाद में देखेंगे। अगर आपको करंट टाइम ऐड करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन प्रेस करोगे। अगर आपने करंट डेट ऐड करनी है तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन जो है ये आपको शॉर्टकट की यूज़ करनी है। तो ये शॉर्टकट कीज़ वो हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर स्क्रीनशॉट लेनी हो तो सिंपली आप PTRC जो प्रिंट स्क्रीन बटन होता है साइड में, आप देखते हो बिल्कुल कॉर्नर में राइट साइड, तो ये प्रेस करके आप हो सकता है। अदरवाइज विंडो कीज़ के साथ आप प्रिंट स्क्रीन की भी प्रेस कर सकते हो। अगर आपको इंक्रीज़ करना है फ़ॉन्ट साइज़, किसी भी टेक्स्ट का जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा उसका फ़ॉन्ट साइज़ आपने बढ़ाना है तो कंट्रोल प्लस ये जो आपका ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट साइन है ये आपको इंक्रीज़ के लिए प्रेस करना है। ठीक है, अगर आपको डिक्रीज़ करना है तो ओपन ब्रैकेट जो है ये प्रेस करोगे। द एक्सटेंशन ऑफ फाइल क्रिएटेड इन MS, देखो जो चीज़ें आपकी आती हैं स्किप कर दो क्योंकि हमने कुछ ऐसी भी चीज़ें ऐड की होंगी जो आपके लिए नहीं हो सकती हैं। वैसा अदरवाइज़ तो कंप्यूटर हमने बहुत आपको पढ़ाया हुआ है, आई होप आपको सारी चीज़ें पहले से आती होंगी। तो एक्सटेंशन ऑफ फाइल क्रिएटेड इन MS एक्सेल, MS एक्सेल की जो फाइल होती है उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो MS एक्सेल में जो फाइल, ये टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन है। ये जो पहले 2007 से पहले MS एक्सेल की फ़ाइल का एक्सटेंशन हुआ करता था, लेकिन ये जो PPTX है ये पावर पॉइंट जो MS पावर पॉइंट है उसका फाइल एक्सटेंशन है। तो आंसर यहाँ पर रहेगा एक्सेल का एट प्रेजेंट .xlsx इज़ द राइट आंसर। थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिवाइज करवाना चाहूँगा फाइल नेम्स के रिलेटेड। MS वर्ड में फ़ाइल का जो नाम डिफ़ॉल्ट होता है, जैसे आप फाइल खोल ले हो ओपन करते हो, जो ऊपर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आता है टाइटल बार में, वो डॉक्यूमेंट 1 करके लिखा आता है डिफ़ॉल्ट। अगर आप नाम रखोगे वो तो आपकी मर्ज़ी, किसी भी फाइल जो लिख रहे हो उसका नाम आपने सेव एज़ किया है, सेव करके बाई डिफ़ॉल्ट। अगर हम बात करें एक्सेल फाइल, आप जो भी कोई शीट खोलते हो तो बुक 1 लिखा हुआ आता है। पावर पॉइंट खोलते हो तो प्रेजेंटेशन 1, एसएस खोलते हो MS एक्सेस तो टेबल 1 या फिर प्रोजेक्ट 1 लिखा हुआ आता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ है एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन नेम। MS वर्ड की जो फाइल होती है उसके आगे आपको लगा होता है .doc.x, ये फाइल एक्सटेंशन नेम। और एक्सेल की फाइल जो होती है इसके यहाँ पर लिखा होता है .xlsx, और पर पावर पॉइंट की जो फाइल होती है उसकी फाइल एक्सटेंशन .pptx, और SS की जो है .acc database DB। ओके, और जो MS वर्ड होता है इसको हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, एक्सेल को स्प्रेडशीट कहते हैं, पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं और SS को डाटाबेस सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो आई होप इसमें कुछ नॉलेज आपके लिए हो, तो आपको ध्यान में रखना है। द लैपटॉप वॉज इन्वेंटेड बाई एडम एसबर्न, ये बात याद रखना है। लैपटॉप जो है वो इन्वेंट किसने किया था? एडम ऑसबर्न ने। और ये कब किया गया था?
ये किया गया था 1981 में। ओके, थोड़ी सी चीज़ें और यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा। चार्ल्स बेबेज जो है इसने डिज़ाइन किया हुआ दो इंजन्स को। सबसे पहला 1822 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया था। फिर 1834 में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया था। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके बाद हरमन होलीरेथ जो है ये फादर रहते हैं टैबलेटिंग मशीन के। इन्होंने ही बनाया है टैबलेटिंग मशीन को, हरमन होलीरेथ ने। ट्रांजिस्टर जो है ये डेवलप किया गया था बेल लेबोरेटरी के द्वारा। और अगर हम आईसी की बात करें, इंटीग्रेटेड सर्किट, तो ये आईसी जो है जो थर्ड जनरेशन में यूज़ हुआ था, ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में यूज़ हुआ था। आईसी जो है ये जैक कैल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने डिस्कवर किया, इन्वेंट किया था। तो ये आपने याद रखना है आईसी और ट्रांजिस्टर के बारे में। इसके अलावा अगर आप बात करें, डोगलस एंगलबर्ट जो है इसने इन्वेंट किया था किसको, माउस को। 1964 में माउस वाज डेवलप्ड बाय डॉगलस एंगलबर्ट। Which of the following software is also called as closed source software? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलता है और आता भी रहा है एग्जाम में बहुत बार। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ इसलिए पूछा गया है क्योंकि आपको ओपन सोर्स पता होने चाहिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं। फ्री बेड ओपन सोर्स है, मैन ड्राइव ओपन है, फायरफॉक्स ओपन है। प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर दूसरा नाम होता है क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का। यहाँ पर क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पर इसको प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इट्स आल्सो कॉल्ड एज पूछा गया, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर को प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। मैं आपको ज़रूर ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ओपन सोर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपके सामने है ओपन पॉपुलर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इनका नाम याद रखना। लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। वर्डप्रेस, मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला थंडरबर्ड, फाइलज़िला, पाइथन, अपाच, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम याद रखने हैं आपको। VLC, पिटगिन, एंड्रॉइड। और इसके अलावा भी जो और इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये नाम याद रखने हैं। फ्री माइंड, ब्लेंडर, हैंड ब्रेक, मैगेंटो, यूबुंटू, ओपन ऑफिस, ये सारे जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। एक तो 10 मैंने ऊपर बता दिया, उसके अलावा भी ये इंपॉर्टेंट हैं सभी। तो ये लगभग 15-16 आपको बता दिए हैं। आपको ये माइंड में रखने हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत बार मैंने डिस्कस किया हुआ है। विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच कन्वर्ट्स ईच हाई लेवल लैंग्वेज स्टेटमेंट इनटू मशीन। ईच यहाँ पर यूज़ हुआ है। ईच का मतलब हर पॉइंट बाई पॉइंट, लाइन बाई लाइन। तो यहाँ लाइन बाई लाइन मतलब निकलता है इसका। ईच तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लाइन बाई लाइन जो करता है, तो उसको हम कहते हैं इंटरप्रेटर। ठीक है, अगर आपको पूछो एट वंस, ईच का लिखा हो एट वंस, एक ही बार में हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करने वाला जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है तो वो है कंपाइलर। ठीक है, कंप्लीटली जो कंपाइलर याद है, कंप्लीटली जो है वो हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन में कन्वर्ट करता है एट वंस, एक ही बार में। लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन जो है वो कन्वर्ट करता है हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन कोड में या मशीन लैंग्वेज में। जैसे कि यहाँ पर असेंबलर का काम होता है कन्वर्ट करना असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, और कंपाइलर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन में एट वंस, एक ही बार में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। तो ये आपने तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का कंसेप्ट याद रखना है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट की फॉर शॉर्टकट की फॉर स्लाइड शो इन MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो है आपकी कौन सी, F5। वेरी गुड वेरी गुड। जनरली जो F7 है वो स्पेल चेक के लिए यूज़ होती है, स्पेल चेक। F12 जो है जनरली सेव एज, यानी किसी भी फाइल को सेव एज करना है, किसी नए नेम से आपको सेव करना है तो F12 दबाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। मैं यहाँ पर MS पावर पॉइंट की बात करूँ, ठीक है, पावर पॉइंट की बात करूँ तो इसमें कुछ ये 5 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ रहती हैं, जिसमें F5 है जो व्यू करता है स्लाइड शो व्यू करने के लिए,
और कंट्रोल एम न्यू ब्लैंक स्लाइड्स को ऐड करना है किसी भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो आप बना रहे हो। अगर आपने नई प्रेजेंटेशन ही क्रिएट करनी है तो कंट्रोल प्लस एन प्रेस करोगे। सिर्फ एक स्लाइड करनी है तो एम। अगर नई प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है, एक प्रेजेंटेशन में एक से ज़्यादा स्लाइड्स हो सकती है, याद रखना। एस जो है किस लिए यूज होता है, अगर आप प्रेजेंटेशन चला रहे हो, कंट्रोल F5 आपने प्रेस किया F5 तो आपकी प्रेजेंटेशन चल रही है। प्रेजेंटेशन आपकी चल रही है, जैसे ये प्रेजेंटेशन होता है मतलब कि ये चल रही है स्लाइड्स ऐसे, ठीक है, ऐसे चल रही हैं। अगर इसको रोकना है तो आप एस प्रेस करोगे तो रुक जाएगा। अगर फिर से स्टार्ट करना है फिर से एस प्रेस करोगे तो स्टार्ट हो जाएगा, प्रेजेंटेशन आपकी चलना शुरू है। एस्केप जो है अगर फाइनली आपको एंड करनी है, स्लाइड शो एंड करना है तो एस्केप प्रेस करोगे। द बाइनरी नंबर 10101 इज इक्विवेलेंट टू द डेसिमल नंबर। अगर आपको बाइनरी नंबर पूछा हो और डेसिमल नंबर निकालना हो तो इसके लिए बहुत सिंपल, मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। इसका आंसर थोड़ी देर में खुद निकालना है आपने। मैं आपको यहाँ बताता हूँ। आपको करना यह होता है कि जो नंबर दिया हुआ है, सपोज आपको दिया था 10101 तो आपने ये लिख दिया, ठीक है। इसके नीचे आपने एक उल्टी साइड से इस साइड से आपने लिखना है क्या 1 2 4 8 16। आगे भी आप जा सकते हो अगर बड़ा नंबर है। फिलहाल नंबर आपके पास कितना है, आपको दिया हुआ क्या यहाँ पर बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर फिर सिंपल है, आपको ये आपने सीरीज लिख दी। इसके ऊपर करना ये है आपको कि जिसके ऊपर एक आता है वो आपने काउंट करना है, ठीक है। जीरो वाली रकम छोड़ देनी है, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, ये 16 + 4 + 1 कितना होगा 16 और 20 21। आंसर इसका क्या रहेगा 21। अगर आपको दूसरी तरह से पूछा जाए, यानी आपको पूछा गया है कन्वर्ट द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इनटू डेसिमल नंबर, एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है, बाइनरी नंबर निकालना है, तो आपको वही सीक्वेंस लिखना है इस तरह से 1 2 4 8 16। अब आपको कितना नंबर दिया हुआ था 23 पूरा करना है तो प्लस करें। अगर हम 16 में 8 प्लस करते हैं तो ये ज़्यादा 24 हो जाता है। 16 में 4 प्लस करो 20 में 2 करो 22 में 1 करो 23। तो जो प्लस किया उसको हमने लेना है, ठीक है। ये और ये हमने लेना है सॉरी ये और ये जो प्लस करेंगे उसके नीचे 1 लिखना है, जो प्लस नहीं करेंगे उसके नीचे 0 लिखना है, ठीक है। ये हमने 16 प्लस किया 1 लिखा, 8 नहीं किया 0 लिखा, 4 किया 1, 2 किया 1 और 1 किया 1। इसका आंसर रहेगा 10111, यानी ये आंसर रहेगा 10111। यहाँ पर आंसर रहेगा डी। ओके, क्वेश्चन है 9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। बहुत बार बता चुका हूँ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मोटे मोटे जो 8-10 हैं इंपॉर्टेंट याद रख लो। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इनमें से जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो है आपका क्विक हील। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा अवास्ट, मैककेफे, बिटडिफेंडर, नॉर्टन, AVG, K7, क्विक हील, कैस्परस्काई और ट्रेंड मैक्रो। ये नाम आप याद रखना है, ये पॉपुलर एंटीवायरसेस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द PNG इन द कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट। कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट की में आप देखो तो PNG की फुल फॉर्म क्या होती है। PNG, ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया है। PNG की होती है यहाँ पर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स यहाँ पर याद कर लें आप। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कोबॉल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी डेसिमल कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, HTTP के पता है आपको, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, JPEG जायंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस, HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया। तो यहाँ पर हम पहुँचे थे HDMI पे। तो गीगो की अगर हम बात करें, गार्बेज इन गार्बेज आउट इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है। आप सोचोगे इतनी जल्दी में क्या ही याद होगा, आपको याद ही है, आपने पढ़ी हुई है, जस्ट एक बार नज़र गुजर जाए तो माइंड में आ जाती है वापस से चीज़ें। HDD की बात करें, हार्ड डिस्क ड्राइव, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, CRT कैथोड रे ट्यूब, MIDA म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट
ये वॉइस आर नहीं था, ये आवर है। वॉइस आवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस आवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। IMAP इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल। MIME मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। DHTML डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। MAC मीडिया एक्सेस कंट्रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। कंप्यूटर लैंग्वेज में हम देखें सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन कहते हैं, कौन सी चीज़ यहाँ पर रिलेट करती है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन? सिंप्लेक्स और सिंगल वन वे कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर एग्जांपल रहने वाली है आपकी टेलीविज़न, जो वन वे कम्युनिकेशन है टेलीविज़न। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कंप्यूटर लैंग्वेज में हम देखने की बात करें कंप्यूटर के सेंस से, तो सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स जो है मोड रहने वाले हैं कम्युनिकेशन के यहाँ पर कंप्यूटर में। सिंप्लेक्स मोड होता है, इन सिंप्लेक्स मोड द डाटा इट इज़ यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन। जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, टीवी, ये यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन है। और हाफ डुप्लेक्स होता है टू वे डायरेक्शनल कम्युनिकेशन बट वन एट अ टाइम। एक साइड पे एक बंदा ही कम्युनिकेट कर सकता है, दूसरी साइड में फिर वो बंद होगा। जैसे वाकी टकी होगा, इधर सामने बोल रहे हैं, फिर दूसरा नहीं बोलेगा, फिर दूसरा बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होता है जैसे वाकी टकी में, जिसको हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। फुल डुप्लेक्स होता है जैसे टेलीफोन, दोनों तरफ से एक टाइम में भी बोल सकते हैं बंदे। तो फ़ोन, टेलीफोन, मोबाइल वगैरह ये फुल डुप्लेक्स की एग्जाम्पल में आता है। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स एन रिसीविंग ईमेल फैसिलिटी अमंग द होस्ट। ईमेल को रिसीव करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है दैट प्रोटोकॉल इज़ पोप। कभी कभी यहाँ पर पोप 3 भी लिखा होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। तो यहाँ पर मैं ईमेल के रिलेटेड थोड़े से प्रोटोकॉल डिस्कस कर लेता हूँ। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो मोस्ट वाइडली यूज़ होता है ईमेल को सेंड करने के लिए। और POP 3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है ये IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इज़ अ प्रोटोकॉल रिसीविंग ऑफ ईमेल्स फ्रॉम द सर्वर। रिसीव के लिए POP 3 या फिर IMAP यूज़ होता है। और माइम जो है ये मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन है, इज़ अ काइंड ऑफ एड ऑन सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल दैट अलो नॉन ASCII डाटा टू बी सेंड थ्रू द SMTP। जो AS यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज वाले डाटा है वो सिंपली SMTP से ही ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लेकिन जो नॉन ASCII वाले डाटा होते हैं उसको सेंड करने के लिए MIME यानी मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन जो है प्रोटोकॉल होना चाहिए। तो SMTP इज़ वाइडली यूज्ड फॉर मेल सेंडिंग पर्पजेज वाइल IMAP एंड POP 3 जो यूज़ होता है वो मेजरली मेल को रिसीव करने के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन 13 है रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम that uses a single transistor capacitor pair for each bit is called as। सिंपल सी बात है, रैम की वो टाइप जिसमें ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों होते हैं उसको हम कहते हैं डायनेमिक रैम। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ मेमोरी अगर आप जब पढ़ते हो ना, इसमें दो टाइप्स में होती है। रैम, प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहा हूँ, रैम एंड रोम। ठीक है, रैम रोम। रैम में फर्दर्स रैम और ड्रेम होती है, और रोम में प्रोम, ई प्रोम और डबल ई प्रोम। ये प्राइमरी मेमोरी की यहाँ पर क्लासिफिकेशन है। इसको मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूँ। पहले आपका आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो एक वोलेटाइल यानी टेम्परेरी मेमोरी है। अगर लाइट जाती हो तो यहाँ पर डाटा लॉस हो जाता है। तो इसकी दो टाइप्स हैं, एक है डायनेमिक ड्रैम जिसको हम कहते हैं, ये मस्ट बी कंटिन्यूसली रिफ्रेश, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा मेड अप ऑफ मेमोरी सेल्स, और मेमोरी सेल में आपका वन कैपेसिटर वन ट्रांजिस्टर होता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। किस में होता है? ड्रेम में। सरेम में ऐसा नहीं होता, सरेम मल्टीपल ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है। और दूसरा फ़र्क सरेम और ड्रेम में ये है कि ड्रैम जो है ना ये कंटिन्यूसली रिफ़्रेश करना पड़ता है, और सरेम को ऐसा नहीं है, नीड नॉट टू रिफ़्रेश। ठीक है, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं इसकी दो टाइप्स की। रोम होते हैं रीड ओनली मेमोरी। ओके,
ये नॉन वोलेटाइल है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यानी परमानेंट है, लाइट चली भी जाती है, डाटा लॉस नहीं होगा, प्रोग्राम होती है एट अ टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, कैन नॉट बी रीप्रोग्राम में रीराइट जल्दी नहीं होती है। हालांकि इसकी टाइप्स अगर हम देखें तो एक है आपकी प्रोम, दैट इज़ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इस कंटेंट कैन नॉट बी चेंज फोन इन वीडियो गेम, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा। लेकिन जब ई प्रोम होती है यानी इरेजेबल प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो होती है, ये इरेज की जा सकती है अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से। कौन सी? ई प्रोम को अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से इरेज किया जा सकता है, ये आपने याद रखना है। डबल ई प्रोम जो है इसको इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इट कैन बी इरेज इलेक्ट्रिकली, नाम से पता चल रहा है। फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ रोम होती है, यूज्ड इन होल्डिंग द बायोस। ये जो बायोस होता है ना, जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है बायो किस में होता है? रोम में। लेकिन अगर आपको और डीपली पूछा जाए तो बायो जो है डबल ई प्रोम में होता है, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो बूटिंग में हेल्प करता है। क्वेश्चन 14, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप इन वर्ल्ड इज। दुनिया में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो डेवलप किया गया था वो था आपका करे फर्स्ट, अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 1971 में ये डिस्कवर किया गया था। परम जो है ना, परम, ये इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है, इंडिया का परम। कभी कभी परम, इसको परम 8000 भी कहते हैं, तो ये आपने याद रखना, परम 8000। सुपर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करना तो जनरली सुपर कंप्यूटर, मैन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, 4 तरह का कंप्यूटर्स होते हैं। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, वीडियो पास करके इसको थोड़ा सा रीड आउट कर ले ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट आपके पास हो। मैं मोटा मोटा आपको बताऊं, सुपर कंप्यूटर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज होता है, या फिर बिगेस्ट और फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। दूसरा है मैन फ्रेम, इसमें आपको पूछा जाता है बैंकिंग सेक्टर में कौन से कंप्यूटर यूज होते हैं, या बिग ऑर्गेनाइजेशन में, वो मैन फ्रेम, और ये सपोर्ट कर सकता है 100,000 यूजर सेम टाइम। ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है मैन फ्रेम की, बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डेफिनेशंस के अंदर। मिनी कंप्यूटर होते हैं मीडियम साइज़ के कंप्यूटर, तो इसमें खास कोई बात नहीं है, अकाउंटिंग वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स आपके आगे लैपटॉप डेस्कटॉप जो हम जनरली यूज़ करते हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं, पर्सनल कंप्यूटर वगैरह। क्वेश्चन नंबर 15 आता है, इंटेल माइक्रो प्रोसेसर 4004 डेवलप बाई टेड हूफ एंड टीम इन द ईयर। आपको पहली बात याद रखनी है, इंटेल माइक्रो प्रोसेसर 4004 जो है ये सबसे पहला फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है, और ये डेवलप किसने किया? टेड होफ एंड उसकी टीम ने। ये 2 पॉइंट यहाँ याद रखना है। और इसके बाद अगर आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी ईयर में डिस्कवर किया गया था ये, तो मैं आपको बता दूँ ये किया गया था 1980 में डिस्कवर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स द लार्जर नेटवर्क इंटू स्मॉलर नेटवर्क्स और स्मॉलर सेक्शंस में जो डिवाइड करता है वो कौन सी नेटवर्क डिवाइस है? तो नेटवर्क डिवाइस की बात करें जो लार्जर नेटवर्क्स को स्मॉलर में डिवाइड करती है, तो वो है आपकी ये ब्रिज। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा नेटवर्क डिवाइसेस पे यहाँ पर देख सकते हो, रीड आउट कर सकते हो अच्छे से। हालांकि मैं थोड़ा सा ब्रीफली डिफाइन कर दूँ। मॉडेम होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, इसका काम होता है कनेक्ट द कंप्यूटर कम्युनिकेशन वाया टेलीफोन लाइंस। और हब जो होता है ये सेंटर होता है किसी भी नेटवर्क का, और यहाँ पर इसका काम होता है ब्रॉडकास्ट करना, जो भी डाटा अराइव करता है यहाँ पर। सपोज ये सेंटर में है और सिस्टम जुड़े हैं इसके साथ, जो भी सिस्टम से नोड यहाँ पर कंप्यूटर को कहा जाएगा, डाटा हब में आएगा, हब उसको एट अ टाइम सबको ब्रॉडकास्ट करेगा, सेंड करेगा। स्विच का काम होता है डिवाइडिंग नेटवर्क इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स, सब नेट्स भी कहते हैं। रिपीटर का काम होता है कि डाटा जब सिग्नल वीक हो जाए तो उसको मल्टीप्लाई एम्पलीफाई करना ताकि वो आगे तक पहुंच सके। और रूटर, गेटवे और ब्रिज को भी अगर आप चाहो तो रीड आउट कर सकते हो वीडियो पास करके। ओके, सो दिस इज तो नेक्स्ट सेशन हम लाना चाह रहे हैं साइंस के ऊपर। अगर आप चाहते हो कि हम नेक्स्ट सेशन लेकर आएँ, थोड़ा सा प्यार दिखाओ, लाइक करो वीडियो को, ताकि हमें पता चले कि आप भी इंटरेस्टेड हैं हमारी इस मैराथन क्लासेस के अंदर, और आप इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ले रहे हैं। और ये जो हम क्लासेस ले रहे हैं इसकी PDF जो है टेलीग्राम में मिल जाएगी, लिंक टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा है ना वीडियो के नीचे मोर पे क्लिक करोगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, मोस्टली तो पता है सबको डिस्क्रिप्शन कहाँ है, तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।
वहाँ से लिंक क्लिक करके आप टेलीग्राम में विज़िट करें तो ये जो PDF, अगर आपको डिटेल नोट्स चाहिए हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है हमारी वेबसाइट पर विज़िट करने या उसमें कोई भी चीज़ डाउनलोड करने में, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज 7051014488 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो आपको हम तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज, तो हम आपको ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें।